for generation of root pressure. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैं अब आपको फैक्टर्स बता रहा हूं, ये फैक्टर्स रूट प्रेशर को जनरेट करने में हेल्प करेंगे, मेन रीजन नहीं बनेंगे, क्योंकि मेन रीजन तो वही रहेगा ऊपर जो लिख रखा है, एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स। केवल ये रूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो रूट प्रेशर ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करने में हेल्पफुल रहेंगे। देखिए कैसे, अगर लो टेम्परेचर होगा तो रूट प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो भी आपको रूट प्रेशर ऑब्जर्व करने में मदद मिलेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी बेटा हाई होगी तो आपको रूट प्रेशर देखने में इजी होगा, या हर्बेशियस प्लांट्स में वाटर सप्लाई के अंदर रूट प्रेशर अपना एक्टिव रोल करते हुए दिखाई देगा हमें। दूसरी चीज और हमको यहां पर हेल्प करेगा लो विंड वेलोसिटी, लो विंड वेलोसिटी। All this atmospheric condition reduce transpiration and promote root pressure. इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अर्ली मॉर्निंग वाली जो मैंने बात लिखी, उस अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपको ट्रांसपिरेशन जो है वो कम दिखाई देगा, और इवनिंग में भी आपको ट्रांसपिरेशन कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इन टाइम पर ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको दिखाई देती है, जनरली लो टेम्परेचर दिखाई देता है, लो लाइट इंटेंसिटी दिखाई देती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी वो जनरली हाई हो जाती है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई और लो टेम्परेचर से रिलेटेड है बेटा, और लो विंड वेलोसिटी जो होगी वो भी बेटा यहाँ पर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देगी और रूट प्रेशर को प्रमोट कर देगी। तो रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन एक दूसरे के अपोजिट तरीके से रन करेंगे, लेकिन ट्रांसपिरेशन प्रेजेंट है, ट्रांसपिरेशन पूल प्रेजेंट है, उस समय रूट प्रेशर पूरी तरीके से एब्सेंट होगा, ये हम कभी नहीं कहेंगे। याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट आता है कि दिन में 12 बजे समथिंग या 1-2 बजे समथिंग ट्रांसपिरेशन पूल पीक पर है, क्या उस समय रूट प्रेशर एब्सेंट होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड भले कम हो सकता है, लेकिन टोटली रूट प्रेशर एब्सेंट नहीं हो सकता। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जवाब एनसीईआरटी ने खुद ने दे रखा है, उसका मैं बताऊंगा आपको कि कहां ये चीज है। अगली बात, इंपॉर्टेंस ऑफ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए बेटा, पहली चीज, रूट प्रेशर एक्ट एज pushing force for water upliftment in herbaceous plants। हर्बेशियस प्लांट जो कम लेंथ के प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में ये रूट प्रेशर जो है वो वाटर को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए एक पुशिंग फोर्स की तरह काम करेगा, जबकि ट्रांसपिरेशन जो है वो पुलिंग फोर्स की तरह काम करेगा। ये लाइन अपन वहां लिखेंगे। दूसरी चीज, रूट प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग। रूट प्रेशर जो है बेटा वो प्लांट्स में ब्रीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्रीडिंग का मतलब होता है
observation of exudation from injured part of herbaceous plants। बेटा कभी कभी आपने देखा होगा कि हर्बेशियस प्लांट्स को जब कोई एनिमल ग्रेज कर जाता है या किसी तरीके की इंजरी हो जाती है तो उसके स्टेम या लीफ वाले पार्ट से कुछ लिक्विड जो होता है वो बाहर निकलने लग जाता है। उससे अपन कह रहे हैं बेटा ब्लीडिंग। क्या बोल रहे हैं? ब्लीडिंग। और इस ब्लीडिंग का जो ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है बेटा रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होगा। बात वही है बेटा। ये ब्लीडिंग कब देखने को मिलेगी? ये ब्लीडिंग हमको अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलेगी या फिर इवनिंग में देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग और गटेशन जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें डिफरेंस ये है कि गटेशन में जो वाटर एक्सुडेशन हो रहा है वो हेड एंड थोर्स के थ्रू होता है, मतलब लीव्स से होगा, जबकि ब्लीडिंग जो होती है वो स्टेम या फिर लीफ के इंजर्ड पार्ट से होगा। तो इंजर्ड वर्ड को भूलिएगा नहीं। थर्ड, root pressure is responsible for guttation। अब देखिए गटेशन क्या है। गटेशन मीन्स loss of water in water droplets from leaf margin or leaf apex via head and thoughts। हेड एंड थोट्स। अच्छा, हेड एंड थोट्स मैं बताता हूं आपको। स्टोमेटा और हेड एंड थोट्स में डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। देखिए बेटा, ये एक लीफ है, इस लीफ में वेन्स और वेनलेट्स जो होती है बेटा, वेन्स और वेनलेट्स जो होगी वो एक लीफ के एपेक्ल पार्ट पर एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहां पर प्रेजेंट होती है बेटा एपिथेम सेल्स। ये है बेटा एपिथेम सेल्स। लीफ की वेन और वेनलेट्स जो होती है वो लीफ के एपिकल पार्ट में प्रेजेंट एपिथेम सेल के पीछे एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ये हम जानते हैं कि वेन और वेनलेट्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? जाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये जो एपिकल पार्ट है यहां पर एक पोर प्रेजेंट होगा जिससे अपन बोलते हैं बेटा हेड एंड थोट्स। यहां पर वेन और वेनलेट्स खत्म हो रही है और वेन और वेनलेट जहां खत्म हो रही है यहां से बेटा वाटर जो होगा वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलने लग जाता है जिससे अपन बोलते हैं बेटा गटेशन। Loss of water in the form of water droplets from the leaf margin or leaf through the head and thoughts will be called guttation। अब head and thoughts कहां पर होते हैं? ये देखिए, या तो बेटा ये लॉस लीफ के मार्जिन पर होंगे वाटर लॉस, या फिर ये वाटर लॉस जो होगा वो लीफ के एपेक्स में प्रेजेंट होगा। हेड एंड थोट जो है बेटा वो उनमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। इट मींस यहां पर क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रोसेस भी नहीं देखा जाता जैसा कि हमने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा है। इट मींस हेड एंड थोट्स रिमेन ओपन। हेड एंड थोट जो होते हैं वो ओपन होते हैं।
वापस से सुनिएगा, हाइडन थॉट जो है बेटा, लीफ के एपेक्स में प्रेजेंट एक स्मॉल ओपनिंग है जो जहां पर गार्ड सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं और जिनकी क्लोजिंग और ओपनिंग प्रोसेस नहीं, गार्ड सेल नहीं होंगे तो क्लोजिंग और ओपनिंग प्रोसेस नहीं होती, ये हमेशा ओपन होते हैं। और बेटा जब यहाँ पर वाटर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लूज होगा तो उस वाटर ड्रॉपलेट्स में एक तो हमको वाटर मिलेगा और वाटर के साथ में कुछ मिनरल्स भी मिलेंगे, H2O भी मिलेगा और H2O के साथ में बेटा कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये जो वाटर और मिनरल्स है वो हाइडन थॉट्स की पेरिफेरी पर जम जाए। जैसा कि बेटा अगर हम किसी बर्तन के अंदर पानी गर्म करते हैं तो व्हाइट व्हाइट सा जम जाता है ना, मिनरल्स जम जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये गटेशन के दौरान पानी कुछ उसके मार्जिन पर बचा रह जाता है और सॉल्ट जो होते हैं वो हाइडन थॉट्स के मार्जिन पर जम जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बरसात के सीजन में जब पानी इसके लीव्स पर और हाइडन थॉट्स पर गिरेगा तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि ये सॉल्ट वापस बरसात के पानी में डिसॉल्व हो जाए और वापस से रिवर्स डायरेक्शन में लीफ के अंदर एंटर हो जाए। तो ऐसी लाइंस भी लिखी आती है कि हाइडन थॉट्स कैन कॉज osmotic injury in leaves. Haddon thoughts can cause osmotic injury. तो देखिए क्या चीज पड़ी, रूट प्रेशर जो है वो गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गटेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीफ मार्जिन और लीफ एपेक्स थ्रू दी हाइडन थॉट्स। हाइडन थॉट जो है वो लीफ एपेक्स पर एक स्मॉल ओपनिंग है, इसके ठीक पीछे एपिथेम सेल्स प्रेजेंट होती है और एपिथेम सेल्स के पीछे सारी वेन और वेनलेट्स एंड होती है और सारी वेन और वेनलेट्स ओपन फेस पर एंडेड होगी बेटा, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। जब रूट प्रेशर ज्यादा है इट मींस प्लांट के अंदर अपने आप पानी आए जा रहा है तो ये पानी बेटा प्लांट को जितना यूज करना है उतना तो कर लेगा, लेकिन एक्सेस ऑफ द वाटर क्या करेगा, एक्सेस ऑफ द वाटर जो है वो प्लांट अपने बॉडी के बाहर लूज करेगा। ठीक है, वो वाटर एपिथेम से होता हुआ हाइडन थॉट्स पर पहुंचता है और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लूज हो जाता है। ये जो वाटर लॉस हो रहा है इसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा और कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये मिनरल्स इसकी पेरिफेरी पर चिपके रह जाते हैं और ये हो सकता है कि बरसात के सीजन के अंदर बरसात की बूंदे वाटर ड्रॉपलेट्स है वो वापस से हाइडन थॉट्स में एंटर कर जाए, मिनरल्स को डिसॉल्व कर ले खुद में और ये लीफ के अंदर ऑस्मोटिक इंजरी का रीजन बने, क्योंकि हाइडन थॉट जो होते हैं वो हमेशा ओपन होते हैं, इनमें गार्ड सेल्स नहीं होती और जब गार्ड सेल नहीं है तो क्लोजिंग और ओपनिंग का प्रोसेस भी यहाँ पर नहीं देखा जाता। इज इट क्लियर बेटा? सर यस सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने बोला कि गटेशन के टाइम पर वाटर लॉस ज्यादा होता है तो रूट प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब गटेशन के टाइम पर क्या बेटा, वाटर लॉस हो रहा है ज्यादा तो रूट प्रेशर भी ज्यादा ही होगा? नहीं ऐसा नहीं कह सकते बेटा, ये तो डिपेंड करेगा कि आपको वाटर की इनकमिंग कितनी है। और मैंने क्या कहा बेटा, वो जो पानी आ रहा है उसको उस पानी को वो खुद के मेटाबॉलिज्म में यूज में लेने के बाद बाहर भेजेगा। ओके सर। अगर बेटा उसका मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो जो पानी आ रहा है वो खुद कंज्यूम करता चला जाएगा। दूसरी बात, ये गटेशन को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन साथ में ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी मिलनी चाहिए, तभी हम जनरली हर्बेशियस प्लांट्स में ये चीज देखेंगे। टोमेटो और ओट के अंदर ये देखने को मिल सकता है बेटा, टमाटर का जो प्लांट है उसमें देखने को मिल सकता है और ओट्स जो है उसमें ये देखने को मिल सकता है। एग्जांपल लिख लीजिएगा बेटा, एग्जाम टोमेटो एंड ओट। सर हाइडन थॉट से पूरे टाइम आपका मतलब लॉस ऑफ वाटर होगा बेटा, डिपेंड करेगा रूट प्रेशर का, रूट प्लांट की हाइट कितनी है ना, ये हर्बेशियस में हो रहा है कि नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। आपने देखा होगा बेटा कि सारे प्लांट्स में मैक्सिमम टाइम हमको
ये गटेशन नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्टेबल नहीं होती, वो एक स्पेसिफिक सीजन में सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। तो सारे टाइम अगर पानी का लॉस होता रहेगा तो बेटा हम ये नहीं कह पाएंगे, ये नहीं कह सकते एकदम श्योरिटी के साथ कि पूरे सीजन्स में या सारे सीजन्स में गटेशन होगा। आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में ये देखने को मिलेगा या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। सर एक और कंफ्यूजन है। बोलो बोलो बेटा। सर जब हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं तो उसमें वाटर लॉस होता है और उसी की वजह से ट्रांसपिरेशन फुल होता है, तो फिर मिनरल भी एब्जॉर्ब होते हैं। नहीं 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 नहीं, मिनरल्स जो प्लांट के अंदर आ चुके हैं सॉइल से, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अच्छा ओके। रूट से नहीं आएंगे बेटा, जो प्लांट में ऑलरेडी है उनकी बात कर रहे हैं अपन। सर हम लोग ट्रांसपिरेशन और गटेशन में मतलब ये डिफरेंस बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर स्टोमेटा से होता है और इससे हाइडेन थ्रोट से। कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली हो। मैं आपको ट्रांसपिरेशन आगे पढ़ाऊंगा तो ये चीज मैं बताऊंगा। ट्रांसपिरेशन के अंदर वाटर लॉस जो होगा वो प्लांट के एरियल पार्ट से होगा, ठीक है, और वो वाटर वेपर की फॉर्म में होगा। जबकि ये जो गटेशन है वो हाइडेन थ्रोट से हो रहा है, और किस फॉर्म में हो रहा है बेटा? सॉल्यूशन, वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट या सॉल्यूशन की फॉर्म में हो रहा है। ये डिफरेंस। अब देखिए एग्जांपल क्या बताए थे? टोमेटो एंड ओट। ओट क्या होती है? ओट्स बेटा एक अनाज है, ये तो ओट्स जई बोलते हैं हिंदी में। सर एपिथेम सेल का फंक्शन क्या होता है? जनरली बेटा वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जनरली एज सच कोई इनका फंक्शन नहीं देखा गया है, बट ये कह सकते हो कि लूजली पैक्ड सेल्स होती है, पेरेंकाइमेटस होगी तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, बस। ओके सर। अगली बात, रूट प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, रूट प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर re-establishment of water column in xylem elements which can break due to high tension of ट्रांसपिरेशन पूल। अब देखिए बेटा, मैंने ऊपर एक लाइन बोली थी आपको कि ट्रांसपिरेशन पूल जब ऑब्जर्व हो रहा है, देखा जा रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो क्या उस समय हम पूरी तरीके से रूट प्रेशर को एब्सेंट बता दें? तो एनसीईआरटी की ये लाइन जो है, एनसीईआरटी में गिवन है, वो लाइन इसको गलत बता देगी, क्योंकि ये लाइन ये बता रही है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन पूल मैग्नीट्यूड होने के कारण कभी कभी ट्रैकिड और जाइलम में वाटर कॉलम्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये वाटर कॉलम्स ब्रेक हो जाएंगे तो इनको इस वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी को वापस से रीएस्टेब्लिश करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा बेटा? रूट प्रेशर डेवलप होगा। मैंने आपको इससे पहले कहा था कि रूट प्रेशर इज अ पुशिंग फोर्स, वेयर एज ट्रांसपिरेशन इज अ पुलिंग फोर्स। तो मान लीजिए कि प्लांट के अंदर पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए ट्रांसपिरेशन ऊपर से खींच रहा है, जबकि रूट प्रेशर नीचे से पुश कर रहा है। इस तरीके से समझे इस चीज को। तो अकेला एक प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन नहीं होता, कुछ अमाउंट में रूट प्रेशर हमेशा देखा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन ये बता रही है कि हाई टेंशन, हाई मैग्नीट्यूड के कारण ये वाटर कॉलम जाइलम और जाइलम के ट्रैकिड और वेसल के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, जबकि इसको रीएस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा रूट प्रेशर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। हम सेकंड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, और वो सेकंड थ्योरी है बेटा ट्रांसपिरेशन
pool theory, which is given by Dixon and Joly. बेटा ट्रांसपिरेशन पूल को हम वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज में गिनते हैं, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज में गिना जाता है, बिकॉज इसका जो रेट है वो 15 मीटर पर आवर देखा गया है। ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू वाटर क्लाइंबिंग जो रेट है वो 15 मीटर पर आवर माना गया है। तो आप इस हिसाब से ये देखिए कि अगर मुझे 110 मीटर लॉन्ग प्लांट के अंदर पानी को पहुंचाना है तो वो सेम डे पानी पहुंच जाएगा, सेम डे उसी दिन में पानी पहुंच जाएगा। जबकि मैंने डिफ्यूजन का जो रेट बताया था 50 माइक्रोमीटर पर 2.5 सेकंड बताया था, तब मैंने वहां कहा था कि आपका आंसर जो आएगा वो सम डेज, कुछ दिनों में आ सकता है, 4 से 5 दिन के अंदर आएगा। तो 4 से 5 दिन तक कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जो है प्लांट का वो बिना पानी के नहीं रह सकता। स्पेशली प्लांट के एपेक्स पर प्रेजेंट शूट एपिकल मेरिस्टेम बिना पानी के नहीं रह सकता, क्योंकि वहां सेल्स बार बार डिवाइड करती रहेगी। तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो थ्योरीज है वो है डिक्सन और जॉली की दी गई ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। देखिए व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, इसको समझते हैं फिर आगे बात करेंगे। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट in the form of water vapor। ट्रांसपिरेशन जो है वो वाटर का लॉस है प्लांट के एरियल पार्ट से, और किस फॉर्म में होता है बेटा, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। मेनली वाटर लॉस occur from leaves through the stomata, through the stomata। आगे की बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन पूल इज negative hydrostatic pressure which generate in xylem of the stem due to transpiration। It is considered as pulling force for ascent of sap। ये ascent of sap के लिए पुलिंग फोर्स माना गया है, जबकि हमने रूट प्रेशर को बोला था पुशिंग फोर्स बोला था। ट्रांसपिरेशन पूल इज observed in किसी दिन के आफ्टरनून वाले टाइम में ये जनरली देखा जाएगा। दूसरी बात, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आए तो पूछेगा। एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर प्रमोटिंग
ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन पूल को प्रमोट करने वाली कंडीशंस जो ऊपर लिखी थी उसका अपोजिट हो जाएगा। लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्यों लिखा मैंने अप टू अ सर्टेन लिमिट बेटा बताओ? सर टोमेटो क्लोज हो जाएंगे। जी बिल्कुल बात सही है। सर स्ट्रेस की कंडीशन हो जाएगी। हाई विंड वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर, हाई विंड वेलोसिटी, और हम एक और चीज लिख देते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी। अगर ये तीनों चीज, अगर ये सारी चीजें मिल जाएगी बेटा तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, और ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होने के कारण प्लांट बॉडी के अंदर पानी की कमी, इट मींस लैक ऑफ वाटर, जिससे मैं बोल रहा हूं टेंशन ऑफ वाटर क्रिएट होगी। ध्यान से सुनिएगा वापस से क्या बोल रहा हूं। इन सारे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के कारण ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगी। ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगी तो प्लांट के एरियल पार्ट में पानी की कमी, टेंशन ऑफ वाटर जनरेट होगी, और इसी टेंशन ऑफ वाटर, ये टेंशन ऑफ वाटर जो है प्लांट के लीफ से, प्लांट के लीफ से प्लांट की रूट तक पहुंच जाएगी, और रूट के थ्रू पानी अब्सॉर्ब होने लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है मैंने, रूट के थ्रू पानी अब्सॉर्ब होने लग जाएगा। इसी वाटर टेंशन पहुंचते पहुंचते पहले ये वाटर टेंशन क्रिएट होगी लीफ में, लीफ के बाद जाएगी टेंशन ये स्टेम में, और स्टेम के बाद ये टेंशन जाएगी रूट्स में। तो अपने आप इस ट्रांसपिरेशन पूल के कारण या वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के कारण के लिए ये वाटर अपने आप रूट के थ्रू होते हुए प्लांट के एरियल पार्ट तक पहुंच जाएगा। इसी टेंशन को अपन कह रहे हैं बेटा ट्रांसपिरेशन पूल। क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन पूल। इसका मतलब ये हो गया कि वाटर अब्जॉर्प्शन का जो रीजन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, और यहां पर जो वाटर अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो थ्रू दी रूट्स हो रहा है, बाय दी रूट्स नहीं हो रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यस सर। सर हाँ जी बेटा बोलो। थ्रू दी रूट और बाय द रूट मतलब कैसे? बेटा ऑस्मोटिक थ्योरी और नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी जब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि वाटर अब्जॉर्प्शन का जो रीजन है या तो रूट्स में प्रेजेंट होगा या फिर वहां के सॉइल सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। वो एक्टिव कंसेप्ट्स में मैंने पढ़ा था, और नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी में पढ़ाया था कि वहां पर रूट हेयर्स एटीपी को खर्च करके मिनरल को अब्सॉर्ब करते हैं, और मिनरल को अब्सॉर्ब करके ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट को रिवर्स डायरेक्शन में कर देते हैं। तो वहां पर बेटा वाटर अब्सॉर्प्शन के लिए रूट रिस्पॉन्सिबल है। रूट को वहां पर क्या करना पड़ रहा है बेटा? काम करना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई बोला मैंने बाय द रूट्स। लेकिन अब यहाँ पर हम देखें तो रूट्स को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, पानी अपने आप थ्रू दी रूट्स, रूट में से होते हुए प्लांट के एरियल पार्ट में आ रहा है। दैट्स व्हाई उसे बोल रहे हैं थ्रू दी रूट्स। अगर रूट एक्टिवली कोई काम नहीं करेगी तो उसे अपन ने बोला थ्रू दी रूट्स, अगर रूट एक्टिवली इन्वॉल्व है तो उसे अपन ने बोला बाय दी रूट्स। बात आई कि नहीं समझ में? यस सर। यस सर। जिसने पूछा था उसको बात समझ में आएगी नहीं है बच्चे? ठीक है, यस सर। ओके बेटा। अगली बात, ट्रांसपिरेशन पूल is also supported by other forces which are as follows. First, cohesive force. Cohesive force mean attraction force between
same type of molecules. सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे अपन बोल रहे हैं कोहेसिव फोर्स. एंड इन केस ऑफ वाटर, cohesive force provide the ability to water move in a continuous chain. बेटा कोहेसिव फोर्स का मतलब है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन. ठीक है, तो यहां पर इस कोहेसिव फोर्स को ट्रांसपिरेशन ये एसेंट ऑफ सेप से कैसे रिलेट कर रहे हैं? अगर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत अच्छा है तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलरी एलिमेंट में एक कंटिन्यूअस चेन बन के चलेंगे. क्यों? क्योंकि जाइलरी एलिमेंट्स में ट्रैकेड और वेसल है. ट्रैकेड और वेसल की जो ल्यूमन होती है वो बहुत ही माइन्यूट होती है, जिसे अपन कैपिलरिटी भी कह सकते हैं. तो इतनी पतली सी ल्यूमन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक के पीछे एक जुड़कर एक चेन की तरह कंटिन्यूअस मैनर में प्लांट के बेसल पार्ट से प्लांट के एपेक्स तक बहुत इजीली रन करेंगे. बात सही है कि नहीं बेटा? बताइए. यस सर. यस. इसका मतलब ये है कि ट्रांसपिरेशन पूल का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ भी जाएगा तो कोहेसिव फोर्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को एक कंटिन्यूअस चेन की फॉर्म में नीचे से ऊपर लाने में मदद करेगा. एम आई राइट और नॉट? यस सर. यस सर. यस सर. चीज मैंने बोली. दूसरी चीज, दूसरा फोर्स है बेटा सर जो वाटर कॉलम होता है वो इस कोहेसिव फोर्स की ही कारण होता है. बेटा वाटर कॉलम में कौन बोल रहा हूँ? वाटर कॉलम में जो बोल रहा हूँ वो ट्रैकिड और वेसल्स की ल्यूमन में जो कंटिन्यूअस वाटर पिलर जो बना हुआ है उसी को मैं वाटर कॉलम बोल रहा हूँ. और वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए एक तो अपन ने पढ़ा ऊपर कौन रेस्पॉन्सिबल है? रूट प्रेशर. दूसरा रेस्पॉन्सिबल है कोहेसिव फोर्स. और तीसरा फोर्स अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं एडेसिव फोर्स. ओके सर. ये अलग अलग चीजें हैं जो हमारे अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन पूल को सपोर्ट करती है. एडेसिव फोर्स का मतलब है बेटा अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और वी कैन से सरफेसेस. अब देखिए बेटा इस चीज को मैंने कैसे जोड़ा है एसेंट ऑफ सेप से. देखिए ट्रैकिड और वेसल्स का इनर सरफेस ल्यूमन वाला जो सरफेस है उस इनर सरफेस के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है जिससे अपन कह रहे हैं बेटा एडेसिव फोर्स. ट्रैकिड और वेसल की इनर सरफेस के साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है एक एडेसिव फोर्स शो करते हैं. ये एडेसिव फोर्स जो है बेटा वो वाटर कॉलम को कंटिन्यूअस रखने में हेल्प करेंगे. क्यों? क्योंकि इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं बेटा कि आपने बेटा माउंटेन क्लाइंबिंग करने वाले पर्सन्स को देखा है, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो? यस सर. बेटा एक ऐसा पर्सन है, मेरे पास दो केसेस है, एक केस फर्स्ट है और केस सेकंड. दो केस है. केस ए के अंदर कोई एक पर्सन जो है वो एक रस्सी से बंधा हुआ है, पहाड़ से बंधा हुआ है और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो ऊपर चढ़ने के लिए केवल अपने हाथों का यूज ले रहा है. ठीक है. दूसरा केस है बी. कोई एक पर्सन बी है, उसके भी रस्सी बंधी हुई है और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. ऊपर चढ़ने के लिए वो अपने हाथों का यूज कर रहा है और हाथों का यूज करने के साथ साथ
ये लेग्स का भी यूज कर रहा है, पांव का भी यूज कर रहा है। तो आपने देखा होगा बेटा, माउंटेन क्लाइंबिंग करने वाले जो ऊपर चढ़ते हैं वो अपने हाथों से तो रस्सी को ऊपर, अपने हाथों से रस्सी को खींचेंगे ताकि खुद ऊपर मूव कर पाए। दूसरी बात, पैर जो होते हैं वो माउंटेन सरफेस से चिपका कर रखते हैं और पैरों से भी खुद को ऊपर चढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। देखा है कभी बेटा आपने ये सब? यस सर, क्या भी। तो यहाँ पर जो माउंटेन क्लाइंबर्स के पैर माउंटेन सरफेस से जो चिपके हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो एक एडहेसिव फोर्स को बता रहे हैं जो उस माउंटेन क्लाइंबर को माउंटेन के ऊपर चढ़ने में हेल्प करेंगे। ठीक वैसे ही बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रैकेड और वेसल की जो इनर ल्यूमेन है उससे बिल्कुल चिपक के चलते हैं, जिससे वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने में हेल्प होती है। वो इतनी जल्दी पानी का जो लेवल है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऊपर जा रहा है वो इतनी जल्दी वाटर कॉलम ब्रेक नहीं होता, वो वाटर कॉलम नीचे नहीं गिरता ड्यू टू द एडहेसिव फोर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए अब बात करते हैं बेटा, तीसरी बात करते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन is tendency of a liquid, surface tension represent tendency of liquids to minimize their area in case of ascent of SEP. Water high surface tension of water provide it a character to show capillary action and we can say capillary movement. बेटा सरफेस टेंशन जो है किसी भी का भी जो किसी लिक्विड का जो टेंडेंसी है वो सरफेस टेंशन ये शो करती है कि वो कितना अपने एरिया को मिनिमाइज करेगी, उस टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस टेंशन से। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस टेंशन को यहाँ पर एसेंट ऑफ सेप से जोड़ूं तो वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है और यही ज्यादा सरफेस टेंशन जो है वो वाटर को कैपिलरी मोड में मूव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकेड और वेसल जो है वो कैपिलरी ट्यूब्स की तरह बिहेव करती है। तो कैपिलरी ट्यूब किसे कहते हैं बेटा? कैपिलरी ट्यूब बहुत कम डायमीटर वाली ग्लास ट्यूब्स होती है। अगर मैं उसको लिक्विड्स में रखता हूं, पानी में रखता हूं, तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं कैपिलरी मूवमेंट। तो बेटा प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू जो वाटर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है उसके अंदर प्लांट वाटर का सरफेस टेंशन जो है हाई सरफेस टेंशन वैल्यू भी कंट्रीब्यूट करेगी और जिसके कारण हाई सरफेस टेंशन के कारण ये वाटर ट्रैकेड और वेसल की जो नैरो ल्यूमेंस है उसमें अपने आप कैपिलरी मूवमेंट शो करता हुआ दिखाई देता है। समझ में आई कि नहीं आई बेटा बात? ये बताइए। यस सर। दोबारा बता दीजिए सर, हमने अभी फिजिक्स में भी यही पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नैरो ल्यूमेन ऑफ ट्रैकेड एंड वेसल्स एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब। तो बेटा पूरा का अगर मैं इन शॉर्ट में इस पूरे ट्रांसपिरेशन पूल को मैं समझाने की कोशिश करूं तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपिरेशन जो पूल है वो ट्रांसपिरेशन के कारण प्लांट बॉडी में
क्रिएट एक वाटर टेंशन होती है जिसे मैं नाम दे रहा हूं नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से। ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन पूल तभी क्रिएट होता है जब टेम्परेचर हाई होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होगी, विंड वेलोसिटी हाई होती है और लाइट इंटेंसिटी हाई होती है। इस ट्रांसपिरेशन पूल के कारण जो वाटर कॉलम ट्रैकिड और वेसल्स के अंदर रन कर रहा है बेटा, इस वाटर कॉलम को कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए तीन अलग अलग फोर्सेस भी उसको सपोर्ट करते हैं। उसमें पहला फोर्स है कोहेसिव फोर्स, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट आपस का अट्रैक्शन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को चेन के फॉर्म में मूवमेंट करने के लिए एबिलिटी प्रोवाइड करता है, चेन के फॉर्म में एक कंटिन्यूअस मूवमेंट शो करे। दूसरी बात है वाटर मॉलिक्यूल और ट्रैकिड और वेसल की इनर सरफेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, एडेसिव फोर्स जो है, वो एडेसिव फोर्स वाटर कॉलम को ट्रैकिड और वेसल की नैरो ल्यूमन के अंदर कंटिन्यूटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, इतनी जल्दी नीचे गिरने में से रोकता है। क्यों? क्योंकि ये एसेंट ऑफ सैप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वाटर कॉलम नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं गिरने के गिरता है और वो कंटिन्यूअस मेंटेन रहता है। अगली बात, सरफेस टेंशन जो है वो उसे एक मिनिमम सरफेस एरिया में मेंटेन करने की टेंडेंसी प्रोवाइड करती है, और यही जो चीज है हाई सरफेस टेंशन जो है वो उसे कैपिलरी एक्शन में हेल्प करती है, वाटर के कैपिलरी एक्शन में, जबकि यहाँ पर नैरो ल्यूमन ऑफ द ट्रैकिड और वेसल जो है वो कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी के? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। आगे चल सकते हैं अब? यस सर। चलिए, यस सर। अब मेरा जो अब अगला जो टॉपिक है वो है बेटा ट्रांसपिरेशन। तो चाहिए तो बता दी, मैंने कर देता नेट बंद। ट्रांसपिरेशन डेफिनेशन हम लिख चुके बेटा। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विल बी कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लिखवा चुका हूं ट्रांसपिरेशन। यस सर। यस सर। ट्रांसपिरेशन इज रिक्वायर्ड एविल। एविल की स्पेलिंग यही होती है? यस सर। बेटा ट्रांसपिरेशन को हम प्लांट के रेस्पेक्ट में नेसेसरी एविल कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है बेटा वो प्लांट में रिक्वायर्ड तो हो है। ठीक है, क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि एसेंट ऑफ सैप में वो अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्लांट के बॉडी से अगर ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा पानी का, तो प्लांट के मेटाबॉलिज्म पर अपोजिट इंपैक्ट डालेगा, इल इफेक्ट डालता है ना। और प्लांट में से वाटर लॉस जो है वो फोटोसिंथेसिस के अपोजिट हो जाता है। कैसे? प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उस वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत लंबा प्लांट है तो ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू ही ऊपर तक वाटर पहुंच पाएगा, और वाटर पहुंच पाएगा तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। लेकिन अगर एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो गया तो बेटा पानी का लॉस इतना ज्यादा हो जाएगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन को अगर मैं फोटोसिंथेसिस में के साथ रखता हूं तो मैं ये कहूंगा कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन एक बुराई है। किसके साथ रख के देख रहा हूं बेटा? मैं फोटोसिंथेसिस के साथ रख के देख रहा हूं। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट्स में रिक्वायर्ड तो है, लेकिन एक बुराई के रूप में मानी जाएगी विद रेस्पेक्ट टू दी फोटोसिंथेसिस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यस सर। चलिए अगली बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन occur from different vegetative structures oblique different surfaces. For example, stomatal transpiration. अगर बेटा ट्रांसपिरेशन लीव्स के स्टोमेटा से हो,
लीव्स स्टोमेटा से होता है तो उसे हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 50 to 97%, प्लांट में 50 to 97% जो है बेटा टोटल वाटर रेस्पिरेशन का, वो कहां से होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से होता है। कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। दूसरा है बेटा क्यूटिकुलर transpiration. In this case, transpiration occur through the cuticle. कहां से हो जाएगा बेटा? क्यूटिकल। क्यूटिकल कंटेनिंग सरफेसेस, जहां जहां क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। और कंट्रीब्यूशन परसेंटेज जो है ये मुझे बुक से देखना पड़ेगा, और वो परसेंटेज है बेटा 3 to 10% है। और हर्बिशियस प्लांट में मैक्सिमम 50% हो सकता है, मैक्सिमम 50% हो सकता है। तीसरी बात यह है बेटा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है बेटा अकर थ्रू दी लेंटिसल्स, अकर थ्रू दी लेंटिसल्स। बेटा म्यूट कर लीजिए, अकर थ्रू दी लेंटिसल्स। और ये लेंटिस अगर कंट्रीब्यूशन परसेंटेज देखें तो ये हो जाएगा 0.1% हो जाएगा। और एग्जाम्पल जो है ये हमको ट्विग्स में दिखाई देंगे, है ना, और वुडी स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ा था ना बेटा लेंटिसल्स, वुडी स्टेम में दिखाई देंगे और फ्रूट में दिखाई देंगे, फ्रूट्स में दिखाई देंगे। अच्छा ये बताओ फ्रूट्स में कहां पर होंगे लेंटिसल्स? लेंटिसल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं, नारंगी देखिए, नारंगी ऑरेंजेस देखे? एपिकार्प। तो ऑरेंजेस पर जो स्पोर लाइक जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो है बार्क ट्रांसपिरेशन। सर क्यूटिकल तो इम्पर्मिएबल होता है ना वाटर के लिए? कंप्लीटली वाटर के लिए बिल्कुल सही बोल रहे हो, गैसेस एक्सचेंज के लिए नहीं होगा। जो वाटर वेपर बन जाएगा तब, ना उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है बेटा वाटर वेपर के अंदर। तो ओके सर। बट वो तो वैक्सी लेयर है, फिर भी वो गैसेस एक्सचेंज अलाउ कर रहा है। गैसेस एक्सचेंज अलाउ कर रहा है बेटा, करता है कुछ अमाउंट में। कंप्लीटली अपन ब्लॉकेज नहीं मान रहे हैं, इसलिए अपन ये बोलते हैं कि वो जो क्यूटिकल की लेयर जो प्रेजेंट होती है वो गैसेस एक्सचेंज को कुछ हद तक रोक पाती है, वाटर एक्सचेंज को भी कुछ हद तक रोक पाती है, कंप्लीटली नहीं रोक पाती। रिलेटिवली अगर देखेंगे तो कंप्लीटली नहीं रोक पाई, कुछ अमाउंट में होगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जैसे अपन बात करें जीरोफिटिक कंडीशन है, जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर वाटर लॉस को कम करने के लिए क्यूटिकल प्रेजेंट है, लेकिन क्यूटिकल भी बेटा एक लिमिट तक ही तो काम कर सकेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। ओके सर। तो वो हर एक चीज की लिमिट है बेटा, उसके अक्रॉस अगर जाएंगे तो फिर हमको कुछ एक्सटेंट तक दिखेगा। अकर थ्रू दी बार्क एंड कंट्रीब्यूशन परसेंटेज जो है वो मेरे ख्याल से 1% होगा। तो ये जो है डेटा वो हमको एक बार याद रखना है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अगर स्टोमेटा के थ्रू हुआ है, क्यूटिकल के थ्रू हुआ है, लेंटिकुलर लेंटिसल्स के थ्रू हुआ है, और बार्क ट्रांसपिरेशन बार्क के थ्रू हुआ है। अब देखिए मुझे क्या चीज आपको बतानी है, क्या नहीं बतानी है। देखिए टाइप ऑफ लीव्स, on the basis of stomata distribution. ठीक है। दूसरी चीज
टाइप ऑफ गार्ड सेल्स, किडनी शेप और डंबल शेप, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल apparatus. ये सब हमने पढ़ लिया है ना? प्लांट एनाटोमी में बच्चे बताओ। यस सर। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी हमने पढ़ ली है कि नहीं पढ़ ली है बेटा? यस सर। यस सर। जिसमें मैंने बताया था कि वाटर का एंडोऑस्मोसिस जो होता है गार्ड सेल के अंदर होता है, फ्रॉम सब्सिडियरी सेल टू गार्ड सेल, ये बताया था मैंने। यस सर। दूसरी चीज, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज फाइबर, ये बताया था बेटा। यस सर। रेडियल Yes, sir. यस सर। एक और चीज बताई होगी मैंने बेटा, डिफरेंशियल थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ जीसी। वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल बताया था। यस सर। तो वो इसी चैप्टर से चुराया था जिसको पढ़ लिया, ठीक है। यस सर। तो इस चैप्टर में अपन को कम टाइम लग जाएगा, इन सब पर बात कर चुके हैं। तो अब हम सीधे जा रहे हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी। एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी गिवन बाय लेवाइट। स्पेलिंग गलत होगी लेवाइट की, LEVIT ऐसी है स्पेलिंग, कुछ है VITT है। लेवाइट। गिवन बाय लेवाइट, एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी। देखिए बेटा, जब मैंने आपको एनाटॉमी के अंदर ये चीज बताई थी स्टोमेटा की, कि पानी जो है वो सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स में आ रहा है। देखिए डायग्राम आपके सामने फ्लोट कर रहा हूं मैं, ये आपको डायग्राम समझ में आएगा। ये रहा डायग्राम, ये रहा। मैंने आपको ये तो बता दिया था बेटा कि वाटर जो है वो सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में आ रहा है, दैट्स व्हाई ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ये चीज मैंने बता दी थी। लेकिन अब हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि ये वाटर का मूवमेंट सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में क्यों हुआ है, ये चीज पढ़नी है हमको, और उसी चीज पर हम जा रहे हैं बेटा। बात आई समझ में? हम ये चीज पढ़ने वाले हैं कि पानी जो है वो सीव ट्यूब सॉरी सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में क्यों आया, ये पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम, यहां पर मैं लिख देता हूं गार्ड सेल और यहां पर लिख देता हूं सब्सिडरी सेल, ठीक है। और ये दोनों सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अलग अलग है। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। कर रहा हूं बेटा। ये है बीच में बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा गार्ड सेल जीसी। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम में बेटा गार्ड सेल्स के अंदर
स्टार्च जो होगा वो हेक्सोस शुगर में कन्वर्ट होगा और ये हेक्सोस शुगर जो है सुक्रोज लिखी है कि क्या लिखी है बेटा? हेक्सोस शुगर में कोई नाम लिख रखा है? सुक्रोज तो फिर हेक्सोस शुगर नहीं होगी। ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है किसकी मदद से बेटा? पेप्केज एंजाइम की मदद से मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये पूरा बेटा ध्यान रखिएगा, ये पूरा साइटोप्लाज्म है और सब्सिडरी सेल में भी ये पूरा बेटा साइटोप्लाज्म है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट है। ये मैलिक एसिड जो है बेटा M- आयन मैलेट आयन और H+ आयन में डिवाइड हो जाता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बेटा एक कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। वो कैरियर प्रोटीन एटीपी का यूज लेता है और एटीपी का यूज लेकर इस हाइड्रोजन आयन को सब्सिडियरी सेल में भेज देता है, जबकि वहां से पोटेशियम आयन को लेकर आ जाता है। कौन सा मूवमेंट हुआ बेटा? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट हुआ और एंटीपोर्ट डायरेक्शन में हुआ। यस सर। एक्टिव मूवमेंट हुआ बेटा आयंस का और एंटीपोर्ट डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। अब यहां पर एक वैक्यूल है, गार्ड सेल्स में बेटा वैक्यूल प्रेजेंट है और ये हम जानते हैं कि वैक्यूल जो है वो मिनरल आयंस का या चार्ज पार्टिकल्स का क्या होता है बेटा? रिजर्वायर होता है, ठीक है। तो ये मैलेट आयन जो बना था उस मैलेट आयन को कहां पर भेज देते हैं बेटा? M- आयन यहां पर आ गया है। देखिए अगली बात इंपॉर्टेंट है, जब ये पोटेशियम आयन अंदर आता है तो इस पोटेशियम आयन की कुछ अमाउंट को क्लोराइड आयन से some amount is neutralized with chloride ion। और एक क्लोराइड आयन कहां से लिया जा रहा है बेटा? सब्सिडियरी सेल से लिया जा रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू लिया जा रहा है, ठीक है। कुछ अमाउंट पोटेशियम का क्लोराइड आयन से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और बेटा एक्सेस अमाउंट जो है, एक्सेस अमाउंट जो होगा वो कहां पर भेज दिया जाएगा बेटा? यहां पर वैक्यूल में भेज दिया जाएगा, जहां पर ये बेटा पोटेशियम मेलेट बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? पोटेशियम मेलेट बना लेगा। देखिए दिन के टाइम पर जो भी स्टार्च था, जो भी स्टोर्ड फूड है वो शुगर में कन्वर्ट होगा, शुगर से पेप्टाइड एंजाइम के थ्रू ये बेटा ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा जिसे मैलिक एसिड बोल रहे हैं। ये मैलिक एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और मैलेट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। यहां पर कैरियर प्रोटीन जो प्रेजेंट है मेलेट, पोटेशियम मेलेट, कुछ ऐसा नाम है बेटा, देखना क्या नाम है? हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एक्सचेंज, जैसा नाम कर रहा है ना वैसे ही है, हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एक्सचेंज कैरियर प्रोटीन।
हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एक्सचेंज कैरियर प्रोटीन जो है वो एटीपी का यूज लेकर हाइड्रोजन को बाहर भेज देगा, पोटेशियम को अंदर ला देगा, जिसके कारण बेटा पोटेशियम का अमाउंट गार्ड सेल्स में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस पोटेशियम की कुछ क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन को सब्सिडी सेल से लाया गया। कुछ अमाउंट को तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन एक्सेस अमाउंट जो पोटेशियम होगा उसे वैक्यूल में भेज दिया जाएगा और वैक्यूल में जाकर ये बेटा पोटेशियम मेलेट बना लेता है। अब देखिए ओवरऑल क्या हुआ। ओवरऑल अगर हम देखें दोनों तरफ से तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ बेटा ओवरऑल? यस सर। और ओवरऑल सॉल्यूट कंसंट्रेशन कहाँ का कम हुआ बेटा? सब्सिट्यूट सेल का। अब ये बताइए सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो ओपी भी कम होगा। यस सर। यस सर। और यहाँ का ओपी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो बहुत इजीली वाटर जो होगा वो सब्सिडरी सेल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा बेटा बताइए? यस सर। यस सर। जैसे ही अपन ने ये पढ़ा था कि जैसे ही वाटर जो है वो सब्सिडरी सेल में आता है तो डिफरेंशियल थिकनेस ऑफ द गार्ड सेल्स एंड सेलुलोज फाइबर, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द सेलुलोज फाइबर्स, ये दोनों मिलकर गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल्स है उसको सेपरेट कर देते, दूर कर देते हैं और हमको स्टोमेटल एपरेचर दिखाई देता है। स्टोमेटल एपरेचर जो दिखाई देता है उसे ही हम बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा? ओपन स्टोमेटा बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब एक चीज बेटा और आपको याद रखनी है, जो आपके इस किताब के अंदर दे रखी है, मॉड्यूल के अंदर दे रखा है कि जो डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स है आपके, उसको ग्रेमिनीशियस गार्ड सेल्स भी कह सकते हैं या पोएशियस गार्ड सेल्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोएसी फैमिली और पोएसी फैमिली मोनोकोट है और ग्रेमिनेसी पोएसी फैमिली का पुराना नाम है। ग्रेमिनेशियस जो है वो पोएसी फैमिली का पुराना नाम है। दैट्स व्हाई डम्बल शेप्ड जो गार्ड सेल्स होती है जो मोनोकोट प्लांट्स में मिलता है उसको हम पोएशियस गार्ड सेल्स भी कह सकते हैं या ग्रेमिनेशियस गार्ड सेल्स भी कह सकते हैं। ये नाम आपको इस मॉड्यूल में मिल जाएंगे। बात सही है कि नहीं बेटा? यस सर, मिल गया। यस सर। तो उसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा की क्लोजिंग कैसे होगी? एट इवनिंग concentration of CO2 increases in substomatal cavity। बेटा मैंने एनाटोमी के अंदर लीफ का जो डायग्राम बनाया था, सॉरी आपको एनाटोमी जिस डायग्राम से बताई थी, तो वहां पर आप देखिएगा सबस्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट होती है स्टोमेटा के ठीक पीछे। तो शाम के टाइम पर बेटा CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? सबस्टोमेटल कैविटी में इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 है वो क्या करेगी बेटा? इट एक्टिवेट्स द ABA हार्मोन। ये ABA हार्मोन को क्या कर देगी बेटा? एक्टिव कर देगी। एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है बेटा, प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन होगा, ठीक है? ये स्ट्रेस हार्मोन है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन बाय टेकिंग 2 स्टेप्स इट प्रमोट स्टोमेटल क्लोजिंग। ये स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करेगा। कौन कौन से 2 स्टेप्स लेगा? पहला, reduced permeability of guard cells। गार्ड सेल्स की जो परमेबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, रिड्यूस परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गार्ड सेल्स।
एक तो ये काम करेगा, दूसरा रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ आयन मूवमेंट। आयन जो ऊपर मूवमेंट हो रहे हैं ना बेटा, उन मूवमेंट्स को रिवर्स डायरेक्शन में कर देगा। मतलब क्लोराइड जो आयन है वो वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा, पोटेशियम जो है वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, और हाइड्रोजन आयन वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा। तो वापस से आप देखेंगे कि सॉलिड कंसंट्रेशन सब्सिडियरी सेल का बढ़ जाएगा रिलेटिवली, और गार्ड सेल का सॉलिड कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आयन के मूवमेंट के डायरेक्शन को उल्टा करके, एक्सचेंज करके, ये क्या करना जा रहा है बेटा, ओपी ग्रेडियंट के डायरेक्शन को उलटना जा रहा है। ओपी ग्रेडियंट जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देगा, और जैसे अपोजिट डायरेक्शन में होगा बेटा, पानी जो है वो गार्ड सेल से वापस कहां चला जाएगा बेटा, सब्सिडियरी सेल में। तो ये दो काम करता है बेटा, एक तो गार्ड सेल में परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, और दूसरा आयन के मूवमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में कर देगा। ये चीज है। दूसरी बात, अब फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, नहीं, उससे पहले एक चीज और पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा बेटा प्लांट फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पहला आ जाएगा बेटा लाइट इंटेंसिटी, और लाइट इंटेंसिटी में भी याद रखिएगा ब्लू एंड रेड लाइट प्रमोट स्टोमेटा ओपनिंग, क्योंकि स्टोमेटा ही ओपन नहीं होंगे तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं, रिलेटिवली ट्रांसपीरेशन मैग्नीट्यूड भी कम देखने को मिलेगा। और एक चीज और याद रखना बेटा, ब्लू और रेड लाइट के अंदर ही आपको एक्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अपन फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब है फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा मिलेगी आपको। दूसरा है बेटा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तीसरा है बेटा हाई विंड वेलोसिटी, प्रमोट करेगा, हाई विंड वेलोसिटी प्रमोट्स द ट्रांसपीरेशन। बट बेटा इसमें भी लिमिट है, 5 to 60 माइल पर आवर की विंड वेलोसिटी, 50 से 60 मील पर आवर की जो विंड वेलोसिटी है वही इसके लिए इफेक्टिव होगी। उससे ज्यादा चला गया बेटा तो क्या हो जाएगा, अगेन स्ट्रेस वाली कंडीशन हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। और है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इनटू सॉइल। सॉइल के अंदर बेटा पानी अवेलेबल ही नहीं होगा तो ऑब्वियस है ट्रांसपीरेशन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। देखिए ये चीज आपको याद रखनी है, एक तो हाई सैलिनिटी सॉइल में, डेजर्टिक कंडीशंस में, जीरोफिटिक सॉइल, और जीरोफिटिक सॉइल के अंदर ट्रांसपीरेशन रेट जो होगा वो जनरली कम होगा क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और दूसरा है बेटा मार्शी एरिया में, मार्शी एरिया के अंदर बेटा वाटर अमाउंट इज हाई इन सॉइल। दलदली वाली जमीन आपने देखी हो बेटा, तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर सॉइल के अंदर पानी जो है बहुत ज्यादा होता है, बस अर्थ सरफेस, सॉइल सरफेस के ऊपर तक पानी भरा रहता है बेटा। ऐसी कंडीशन में भी ट्रांसपिरेशन रेट कम होगी, और इन दोनों टाइप की सॉइल्स को हम बोलते हैं बेटा फिजियोलॉजिकली
ड्राई सॉइल, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली क्या होगा, पानी को अंदर ऑस्मोटिकली रूट्स में आने नहीं देगा बेटा। क्यों? देखिए, अगर मार्शी एरिया के अंदर पानी पूरा फुल भरा हुआ है तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो कैपिलरीज में सॉइल पार्टिकल के बीच में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो सारी ऑक्सीजन क्या होगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। जब सारी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी तो रूट्स एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी। रूट्स अब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं कर पाएगी। जब एटीपी का सिंथेसिस नहीं कर पाएगी तो वो मिनरल्स का एक्टिव अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी। समझ में आई कि नहीं आई बात बेटा? सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने कहा मार्शी एरिया के अंदर बेटा पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। पानी जब बहुत ज्यादा अमाउंट में भर जाता है ना बेटा, तो सॉइल पार्टिकल के बीच में कैपिलरी जो एम्प्टी स्पेसेस है, उन एम्प्टी स्पेसेस में ऑक्सीजन जो होती है वो नहीं रह पाती, बुलबुले बनकर ऑक्सीजन निकल जाती है। ऐसे कंडीशंस में बेटा रूट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी। जब रूट एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी तो मिनरल से एक्टिव अपटेक भी नहीं कर पाएगी, और मिनरल से एक्टिव अपटेक नहीं हो पाएगा तो ओपी ग्रेडियंट जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई पानी होने के बावजूद मार्शी एरिया में से वो पानी नहीं ले पाएगा, प्लांट ऊपर पानी नहीं ले पाएगा ट्रांसपिरेशन पूल के कारण। ओके सर। इसलिए अपन ऐसे सॉइल्स को बोलते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल। सर बाय द रूट तो नहीं होगा क्योंकि एटीपी बाय द रूट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और थ्रू द रूट तो आराम से हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे मार्शी एरियाज में बहुत ज्यादा अमाउंट वाटर है। ऑब्वियस है, लेकिन अपन ने ये चीज भी पढ़ी है कि ट्रांसपिरेशन पूल के अंदर वाटर कॉलम को कंटिन्यूस मेंटेन रखने के लिए रूट प्रेशर भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। यस सर। तो उस चीज को अगर भूल जाएंगे तो अकेला ट्रांसपिरेशन तो काम नहीं करता बेटा। और मार्शी एरिया के अंदर बेटा आप देखेंगे डैम्प प्लेस होता है, वो वहां पर मॉइस्चर क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो मैंने कहा ना, अकेले आप एक चीज को कंसिडर करोगे ना तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके सर। तो ये सारे जो है बेटा वो है एनवायरमेंटल फैक्टर है। प्लांट फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला है बेटा रूट शूट रेशो। For small height plants, it is high and यहां पर ट्रांसपिरेशन रेट भी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। रूट और शूट रेशो जितना ज्यादा होगा बेटा उतना ही ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ेगी, और जितना कम होगा बेटा उतना ट्रांसपिरेशन रेट घटेगी। रूट की लेंथ और शूट का जो बेटा कैनोपी एरिया है, उन दोनों का रेशो निकाल रहे हैं, और ये एक साइंटिफिक मेथड से निकलता है बेटा, अपन नॉर्मली नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आप देखो, आप फाइब्रस रूट मिलने वाले प्लांट्स को देखो, फाइब्रस रूट जो होती है वो ज्यादा गहराई में नहीं जाती है, ठीक है, और उनका जो कैनोपी एरिया है वो भी अच्छा खासा होता है। कम हाइट के प्लांट्स देखे जाते हैं तो वहां पर शूट और रूट रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन रेट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगली बात, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ लीफ, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्टोमेटा, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा पे डिपेंड करेगा, और टाइप ऑफ लीफ पर डिपेंड करेगा। डॉर्सिवेंट्रल लीफ है कि आइसोबाइलेटरल लीफ है कि एस्टोमेटिक लीफ है, उस पर भी डिपेंड करेगा। सही है ये? यस सर। अगली बात, अब बेटा एक बात बताइए, जैसा ये मॉड्यूल के अंदर दे रखा है कि बेल्जार एक्सपेरिमेंट, तो ये बेल्जार एक्सपेरिमेंट पढ़ लोगे खुद से? देखो मैं बताइए। यस सर। बेल्जार एक्सपेरिमेंट, बेल्जार एक्सपेरिमेंट डिनोट्स द, रिप्रेजेंट द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को डिनोट करता है बेल्जार एक्सपेरिमेंट। बेटा बेल्जार एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कुछ नहीं करना है,
सीधा सा एक ग्लास प्लेट लेना है, ठीक है, ये ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट लेनी है। ग्लास प्लेट पर एक गमला बना देते हैं और इस गमले के अंदर बेटा कोई हर्बेशियस प्लांट को डेवलप करा देते हैं, लगा देते हैं, हर्बेशियस प्लांट, ठीक है। अब इस पूरे एपेरेटस को, सॉरी यहां से करते हैं हम, इस पूरे पार्ट को पॉलीथीन से या कोई ग्लास का जो कवर है उससे कवर अप कर दो, है ना। मैंने ये इसलिए लिया है, डायग्राम के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, डायग्राम के अंदर तो गमले को भी ले रखा है बेटा, मैंने केवल उसके एरियल पार्ट को लिया है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर गमले को भी लूंगा मैं तो हो सकता है गमले के अंदर भी तो वाटर कंटेंट होता है, पॉट के अंदर भी तो वाटर कंटेंट होता है, तो वो हो सकता है वो भी लॉस हो जाए। तो मैंने एब्सोल्यूट ट्रांसपिरेशन को ऑब्जर्व करने के लिए ओनली इसके प्लांट के एरियल पार्ट को पॉलीथीन से कवर कर दिया है। बेटा कुछ टाइम आप देखेंगे कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है वो पॉलीथीन के इनर सरफेस पर इकट्ठी हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर ड्रॉपलेट्स का इकट्ठा होना ये बताता है कि प्लांट के एरियल पार्ट से क्या हो रहा है बेटा, वाटर लॉस हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर जब पॉलीथीन की सरफेस से टकराती है तो कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये डायग्राम आपको ये बताएगा, बेल-जार एक्सपेरिमेंट डिनोट्स दी ट्रांसपिरेशन। ओके, यस सर, यस सर। अच्छा एक चीज अपन ऊपर लिखना भूल गए, ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने के अंदर एक और चीज होती है बेटा, एंटी ट्रांसपेरेंट सरफेसेस। एंटी ट्रांसपेरेंट सरफेसेस भी बेटा ट्रांसपिरेशन रोकने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल की लेयर जो होती है बेटा एंटी ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है? एंटी ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरा फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट केमिकल है बेटा, एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। ये फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है विच एक्ट एज, किसकी तरह एक्ट करेगा? ABA हार्मोन, ABA हार्मोन की तरह एक्ट करता है। ये सब एंटी ट्रांसपेरेंट सरफेसेस जो हैं, क्यूटिकल लेयर हो सकती है, बाकी लैक्टेसेस नहीं आएगा इसमें, ठीक। ABA हार्मोन्स का बेटा ABA हार्मोन की तरह जैसे काम बताया था ना ABA हार्मोन का, ठीक वैसे ही ये फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट भी वैसे ही काम करता है और स्टोमेटा क्लोजिंग को प्रमोट करेगा। प्रमोट स्टोमेटल क्लोजिंग। एक और है बेटा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर used for comparative study of transpiration from transpiration from different surfaces of a plant। एक प्लांट के अलग अलग सरफेसेस पर ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है उसको कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का यूज करते हैं। बेटा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, सही बोल रहा हूं क्या बेटा? यस सर। और बेटा इन ब्लू कलर के पेपर्स को हम प्लांट के अलग अलग सरफेस पर पुट कर देंगे। जैसे लीफ से अपन को पता करना है तो
लीफ के लोअर सरफेस पे पुट कर दिया, स्टेम से पता करना है तो स्टेम पर चिपका दिया, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि वाटर वेपर बाहर निकलेगी इनके सरफेसेस से, लीव्स के और स्टेम के, ठीक है। वाटर वेपर बाहर निकलेगी तो वाटर वेपर जैसे ही इस ब्लू कलर के पेपर के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? पिंक कलर में कन्वर्ट, हाँ, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है बेटा, पिंक कलर हो जाता है। तो बेटा पिंक कलर की इंटेंसिटी के बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि रिलेटिवली या कंपैरेटिवली ट्रांसपिरेशन किस सरफेस से ज्यादा हो रहा है और किस सरफेस से कम हो रहा है। बात आई समझ में बेटा? यस सर। आ गई सर। अब देखिए हमको पढ़ना है मिनरल मूवमेंट्स, और फिर हम इसको बोल सकते हैं आयन मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। ये बेटा हाँ लास्ट टॉपिक है, ये बाई डायरेक्शनल होगा और वी कैन से मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। और बेटा एक तो ये टॉपिक है और एक और टॉपिक बचेगा हमारा, गर्डलिंग प्रोसेस। तो ये दो टॉपिक हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके सर। इसलिए आज मैंने कहा था एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखेंगे बेटा, क्योंकि मैक्सिमम हमारा चैप्टर होगा और केवल दो ही टॉपिक बचे, केवल आधे घंटे केवल आधे घंटे के दो ही टॉपिक बचे हैं बेटा। तो आधे घंटे के अंदर इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे और कल हम प्लांट किंगडम को किसको डिस्कस करना है बेटा? कौन से प्लांट किंगडम को डिस्कस करना है? सर एनाटॉमी। एनाटॉमी एंड प्लांट किंगडम, एनाटॉमी और प्लांट किंगडम दोनों को जितना टाइम मिलेगा उतना डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज अपन मंडे को ले जाएंगे, लेक्चर लगवाएंगे मंडे के लिए, ठीक है? ओके सर। सर ऑफलाइन नहीं है सर मंडे से। कौन बोल रहा है बेटा? कौन पूछ रहा है ऑफलाइन मंडे से? साधना जादौन आप पूछ रही हैं? यस बेटा अभी तक तो sir. हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको जरूर भेजेंगे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केसेस पूरे इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन क्लास अलाउ की जाएगी। सर टेस्ट भी नहीं होगा ऑफलाइन? क्यों नहीं होगा? टेस्ट तो होंगे, टेस्ट होने के लिए ऑनलाइन मोड भी तो अवेलेबल है। ऑनलाइन 48 आवर्स तक है ना? ऑनलाइन 48 आवर्स तक होता है। ओके सर। एफटी के अंदर शायद कम टाइम होता है, एफटी के अंदर एआईटीएस का 48 आवर्स होता है। 48 है नहीं सर, एफटी का ज्यादा होता, एआईटीएस का कम होता। ठीक है, जो अच्छा एआईटीएस का कम होता है, ठीक है ठीक है बेटा। 48 आवर्स। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू संदीप सिंह जी, बड़ी ठंड के साथ रजाई में बैठकर पढ़ रहे हैं आनंद के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बेटा। सर थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज कोई क्लास नहीं है, ठीक है? आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है आपकी। ओके बेटा, ओके सर। ओके बाय।